वेलकम बच्चों। बहुत समय बाद समयाभाव के कारण ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ आपके लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कुछ भी आप क्लास में स्कूल में पढ़ चुके हैं उसके आगे का टॉपिक है। और चूंकि 17 या 18 मई के करीब हमारा जो टॉपिक चल रहा था या जो चैप्टर चल रहा था वो था मापन, मेजरमेंट। और मेजरमेंट और मापन में से ही एक का एक टॉपिक लिया गया है जिसका नाम है सार्थक अंक। आगे का है, आगे का टॉपिक है, उसी सिलेबस में आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आगे का टॉपिक है सार्थक अंक। और ये सार्थक अंक की अंग्रेजी है, इंग्लिश है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सार्थक अंक को इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक और सिग्निफिकेंट को सरलतम भाषा में कहेंगे महत्वपूर्ण अंक। ऐसे डिजिट्स, ऐसे अंक जो महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण अंकों का संबंध किससे है? चूंकि हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान में हमारा चैप्टर चल रहा है मापन। और बिना मापन के हम भौतिक विज्ञान या साइंस की कोई भी स्ट्रीम यानी कि कोई भी भाग नहीं पढ़ सकते। इसलिए मापन में हमें सिग्निफिकेंस फिगर्स की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर सार्थक अंक को आप समझ लीजिए कि ये होते क्या है। जब हम किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं तो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ अंकों की और उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मात्रक की चर्चा अब हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम वो पहले कर चुके। अब महत्वपूर्ण अंकों की चर्चा होगी। तो सार्थक अंक क्या हुआ कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, उसको माप कर उसकी मात्रा को व्यक्त करने के लिए, माप को व्यक्त करने के लिए कुछ अंकों की आवश्यकता होती है। उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या सार्थक अंक। यहाँ परिभाषा आपके लिए लिख दी है मैंने। किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि या ये परिभाषा में और क्या दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि आप किसी दुकान पर गए और आपने कहा हमको 2.5 किलो चीनी दे दो। तो 2.5 किलो चीनी को आप कैसे लिखोगे? 2.5 किलोग्राम। ठीक है, 2.5 किलोग्राम। तो 2 और 5 दो अंकों की आपको आवश्यकता पड़ी। अगर आप चीनी लेने गए हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो आप यहाँ पर 2.5 किलोग्राम। तो यहाँ पर किलोग्राम तो मात्रक हो गया, लेकिन 2 और 5 ये क्या है? दो डिजिट से अंक है। तो यहाँ यानी कि 2.5 किलो चीनी को की माप को व्यक्त करने के लिए आपको दो अंकों की आवश्यकता पड़ी। इन्हीं दोनों अंकों को क्या कहेंगे? सार्थक अंक। यानी कि 2.5 किलो में या 2.5 केजी में सार्थक अंक कितने हुए? 2। तो ये परिभाषा इसी बात को व्यक्त कर रही है। अब आप आ जाइए, सार्थक अंक जो लेते हैं हम लोग, आ जाते हैं अपनी इस पर एनसीईआरटी की बुक पे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में सार्थक अंकों को व्यक्त करने के लिए कुछ नियम भी हैं, कुछ निर्देश हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है। यहाँ पर सार्थक अंकों के लिए एक स्पेशल वक्तव्य दिया गया है, एक बात कही गई है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपके मोबाइल पे ये थोड़ा ठीक से आए। देखिए, यहाँ पर हम आते हैं साधारणता मापन। मापन मतलब नापना, जो हम लोग रोज दैनिक जीवन में कुछ भी नाप जो करते हैं वो। साधारणता मापन के परिणामों को, परिणाम मतलब जो हमारा रिजल्ट आया, जैसे 2.5 किलो चीनी में
हमारा रिजल्ट क्या आया? 2.5 किलोग्राम। परिणामों को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें वह सभी अंक सम्मिलित होते हैं जो विश्वसनीय है तथा वह प्रथम अंक भी सम्मिलित किया जाता है जो अनिश्चित है। अब आपको यहाँ पर ये अनिश्चित अंक समझने की आवश्यकता है, इसी में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं। विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंक को संख्या के सार्थक अंक माना जा सकता है। यानी कि विश्वसनीय अंकों, अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं, पहला तो है विश्वसनीय अंकों और दूसरा है अनिश्चित अंक को। तो दो शब्द आप सीख लीजिए, विश्वसनीय अंक और अनिश्चित अंक। संख्या को सार्थक अंक माना जाता है। अब हम लोग वापस आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण देख लेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि विश्वसनीय अंक कौन है और अनिश्चित अंक कौन है। यहाँ पर ये अपनी किताब में बताया गया है, बुक में बताया गया है। यदि हम कहें कि किसी सरल लोलक का दोलन काल 1.62 सेकेंड है, देखिए 1 सेकेंड तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो स्टॉप वॉच है वो 0.62 भी मेजरमेंट करके देती है। जो हमारी साधारण घड़ी है, जो हमारे घरों में स्टॉप वॉच होती है, वो हमें केवल 1 सेकेंड का मेजरमेंट करके दे सकती है। तो उसका हमारा अल्पतम अंक क्या हो गया, अल्पतमांक क्या हो गया? हमारी हमारे घर पे जो दीवार घड़ी होती है 1 सेकेंड, लेकिन हमारी जो स्टॉप वॉच है वो कितना मेजर करके दे रही? 1 से भी कम, यानी कि 0.62 सेकेंड मेजरमेंट करके देख रही है। तो इसमें अंक एक और 6 तो विश्वसनीय है एवं निश्चित है, जबकि अंक 2 अनिश्चित है। इस प्रकार मापित मान में कितने सार्थक अंक हैं? 3। अभी सार्थक अंक किसमें कितने होते हैं ये हम लोग नियमों में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? विश्वसनीय अंक पे और अनिश्चित अंक पे। तो विश्वसनीय अंक और अनिश्चित अंक क्या होते हैं, इसको आप एक बार अभी समझिए। विश्वसनीय अंक और अनिश्चित अंक, इसे समझने के लिए हम लोग जरा इस फिगर पे जाएंगे, तो बहुत ध्यान से पास करके देखेंगे। मान लिया ये एक रेखा है, ब्लैक कलर की लाइन है हमारे पास। ध्यान देना बहुत, क्योंकि मोबाइल में हो सकता है और थोड़ा छोटा दिखे, मेरे पास लैपटॉप है इसलिए मुझे बड़ा दिख रहा है। आप थोड़ा और बड़ा करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए हमसे या आपसे किसी से ये कहा गया कि इस रेखा का मापन कीजिए। तो ये रेखा कहाँ से शुरू होती है, ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है? देखिएगा, ये लाइन शुरू हो रही है, कहाँ चला गया कर्सर? लाइन यहाँ से शुरू हो रही, देखिए मैंने इरेजर ले ली आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। ये जो लाइन है ये इस जगह से शुरू हो रही है, 0 से, ठीक। अब कितनी लंबी लाइन है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर आ गई, तो 4 कंप्लीट है। 4 सेंटीमीटर तो इस लाइन की लेंथ है ही। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी है? 4.6। तो लेंथ इज इक्वल्स टू कितना लिख दिया? 4.6 सेंटीमीटर, लेकिन 6 के नीचे मैंने अंडरलाइन किया। अब इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये जो लाइन है आप देखेंगे 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिए, क्या ये 4.6 ही है एग्जैक्ट? तो आंसर आप देख रहे होंगे, नहीं, इट्स नॉट एग्जैक्टली 4.6, इट इज ग्रेटर देन 4.6, यानी कि ये 4.6 से ज्यादा है, पर 4.7 भी नहीं है, क्योंकि 4.7 से ये कम है। तो हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी? लेंथ की 4.6, बट 6 इज नॉट, it is not completely 6 and it is not completely 7। तो ये जो 6 यहाँ पर लिखा गया है ये क्या है? ये एक तरीके से अनिश्चित है।
क्योंकि ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट 6 भी नहीं है और एग्जैक्ट 7 भी नहीं है, तो इसको कंप्लीटली इसको लिखा क्या जाएगा 4.6, परंतु ये 6 चूंकि अनिश्चित है, क्योंकि लाइन की जो लेंथ है वो 6 से अधिक है, इसलिए 6 जो है वो अनिश्चित अंकों में माना गया है। ठीक है, तो चूंकि 6 अनिश्चित है इसलिए इसको अनिश्चित अंक कहेंगे, और इसके पहले के जितने भी अंक है जैसे कि 4, ये निश्चित अंक कहा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये जो लिखा है ना कि प्रथम विश्वसनीय अंकों यानी कि समस्त विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंकों की संख्या को सार्थक अंक माना जा सकता है। तो ये जो लास्ट में 2 है ये अनिश्चित है, जैसे वहां लाइन में 6 अंक जो है वो 6 डिजिट जो है वो अनिश्चित है, और बाकी अनिश्चित यानी कि अंतिम अनिश्चित अंक के पहले के जितने भी अंक हैं वो निश्चित हैं। इसलिए सार्थक अंकों की काउंटिंग किस प्रकार की जाती है कि सभी विश्वसनीय अंक और अंतिम अनिश्चित अंक मिलाकर सार्थक अंकों की संख्या तय की जाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं कोण पर। कोण पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इस फिगर को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग ताकि ये हम लोग तय कर सके। देखिए ये जो लाइन है हमारी ये 40 से थोड़ा सा ऊपर है और 41 से थोड़ा सा नीचे है, तो 40 और 41 के बीच में इसकी वैल्यू है कोण की। यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे 40। तो ये जो 0 डिजिट है यानी कि 0 अंक है ये एक तरह से अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि 0 यानी 40 तो है ही नहीं, 40 से थोड़ा सा ज्यादा है और 41 से थोड़ा सा कम है। क्योंकि 41 कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए हम उसको 41 लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है 0। तो ये जो अंतिम अंक है जिसको 0 कहा गया है ये अनिश्चित अंक है, और इसके पहले के जितने भी अंक हैं अभी यहाँ पर तो एक ही है यानी कि 4, तो ये जो है ये कैसा है विश्वसनीय अंक है। तो थीटा के मान में कितने सार्थक अंक हुए 2, तो यहाँ पर लिख दिया गया है सार्थक अंकों की संख्या कितनी है अंतिम अनिश्चित अंक और इसके पहले के सभी अंक यानी कि 1 और 2, तो 2 सार्थक अंक हो गए यहाँ पर। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस लाइन की जो लेंथ नापी गई थी वो लेंथ इज इक्वल्स टू 4.6, तो अंतिम ये अनिश्चित यानी कि संदिग्ध अंक, या इसको डाउटफुल भी कहते हैं, संदिग्ध अथवा अनिश्चित अथवा डाउटफुल इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई 2। तो इस प्रकार से सार्थक अंकों की संख्या तय की जाती है अंतिम अनिश्चित अंक और उसके पहले के सभी विश्वसनीय अंकों को मिलाकर हम किसी भी भौतिक राशि के मापन में या माप में सार्थक अंकों का निर्धारण करते हैं। तो सार्थक अंक एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई भी भौतिक राशि, लंबाई हो सकती है, समय हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, ताप हो सकता है, विद्युत धारा हो सकती है, कोई भी मूल राशि भी हो सकती है और व्युत्पन्न राशियां भी हो सकती है। तो भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए, शुद्ध मापन जो कि आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ या अन्य कोई जो माप रहा है, मेजरमेंट कर रहा है वो, तो भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, या किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे यहाँ पर भी देखिए कोई भी स्टॉप वॉच है उसकी रीडिंग आपने ली 2 आवर्स 2 मिनट्स 1 सेकेंड, तो ये 1 जो सेकेंड है 2 मिनट्स तो कंप्लीट है, 2 आवर्स कंप्लीट है, लेकिन जो अंतिम 1 सेकेंड है जब हम स्टॉप वॉच को बंद करते हैं उसी में थोड़ा समय और ज्यादा हो जाता है, तो इस 1 को हम संदिग्ध अथवा अनिश्चित अंक कह सकते हैं। कुछ बुक्स में, कुछ पुस्तकों में संदिग्ध शब्द लिया गया और कुछ पुस्तकों में
अनिश्चित शब्द लिया गया है। इसी प्रकार से ये जो वेइंग मशीन होती है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। वेइंग मशीन है, इसमें देखिए जो भी व्यक्ति अपना वेट माप रहा है, तो 80 पे कांटा जो है वो 80 को क्रॉस कर गया, 80 82, क्योंकि इसको 82 क्यों लिया है, 80 और 90 के बीच में कितने निशान बने, 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, इसलिए एक पार्ट की जो वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि 80 और 90 के बीच में कितने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम, और 10 किलोग्राम को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में, इसलिए ये जो 1 पार्ट है ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 किलोग्राम, तो 82 यहाँ पर कंप्लीट होता है और 83 यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो 82 और 83 के बीच में, सॉरी 82 और 84 के बीच में ये काटा जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू लिखी गई है वो कितनी लिखी गई, 80.2 किलोग्राम से ज्यादा है तथा 82.4 से कम है, तो ये जो अंतिम, अगर मैं इसका वजन लिखती हूँ या इसका भार लिखती हूँ 82.2 किलोग्राम, क्योंकि 4 कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये जो अंतिम अंक है ये अनिश्चित अंक है। तो इस तरह से इस संख्या में कितने सार्थक अंक हुए, 1 2 और 3, तो ये जो पूरा मान है, वैल्यू है, इसमें कितने सार्थक अंक है, सॉरी सार्थक अंक इज इक्वल्स टू 1 2 3, अंतिम अंक को आप क्या कहते हैं, अनिश्चित अंक, और ये दोनों अंक क्या कहलाएंगे, विश्वसनीय अंक। अपनी एनसीईआरटी की भाषा के अनुसार, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर कि सार्थक कोई भी संख्या है, उसमें हम सार्थक अंकों की संख्या किस प्रकार से निर्धारित करें। यहाँ आ जाते हैं हम लोग सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम। तो पहला नियम है हमारा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी ये नियम है हमारा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य का अर्थ क्या है, जो शून्य नहीं है, नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, अर्थात 1 से लेकर 9 तक, तो सभी अशून्य अंक क्या होंगे, सार्थक अंक। जैसे टेबल बना दी गई है, 173, इसमें कितने सार्थक अंक हुए, 3। 124.5, कितने सार्थक हुए, अंक हुए, 1 2 3 4 4। 15.253, कितने सार्थक अंक हुए, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। इसी तरह से 1,66,463, 1 2 3 4 5 6, कितने सार्थक अंक है, 6। इसी प्रकार से ये अशून्य अंक मतलब नॉन जीरो। दूसरा नियम क्या है हमारा, अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम देख लीजिए, ये आपका दूसरा नियम है, ठीक है। सभी अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक, मतलब अकेला शून्य सार्थक नहीं है, लेकिन अशून्य अंक मतलब, जैसे अशून्य का मतलब जो जीरो नहीं, जैसे 6 जीरो नहीं है, 8 जीरो नहीं है, लेकिन इसके बीच में जीरो है ये, तो 6 और 8 के बीच में जीरो, 608, तो इस जीरो को हम सार्थक मानेंगे। तो 608 यानी 608 में कितने सार्थक अंक हुए, 3। 5017, 5 अशून्य है, 7 अशून्य है। अशून्य मतलब जो जीरो नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो 5007, 5007 में 1 2 3 4 4 सार्थक अंक हो गए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। अब यहाँ आ जाइए, इसी प्रकार से आपका 2 पॉइंट, ये पॉइंट वाली नंबर है, पॉइंट वाली संख्या है, 2.003, 2
और 3 अशून्य, ओ सॉरी 2 और 3 अशून्य, इन दोनों के बीच में जो शून्य है ये सार्थक में काउंट होगा। 2.003 में कितने सार्थक हो गए? 1 2 3 4 4। इसी तरह से 4.1025 जीरो किसके किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में, यानी ये भी अशून्य ये भी अशून्य, तो इसको इसकी काउंटिंग सार्थक अंकों में होगी। 4.1025 1 2 3 4 5 5 सार्थक। ये तो आपका था दूसरा नियम। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। 2 नियम आप पढ़ चुके हैं, मेरा ख्याल से आपको दोनों नियम समझ आ गए होंगे। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम है ये, ठीक है। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम, अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दोनों के एग्जाम्पल भी आपने पढ़े। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीसरा नियम है, यदि कोई संख्या शून्य से छोटी है। यहाँ थोड़ा गलती है, शून्य नहीं होगा, यहाँ पर लिखा होना चाहिए यदि कोई संख्या 1 से छोटी है। गलती से हो गया है, लोग थोड़ा पेश कर देते। यदि कोई संख्या 1 से छोटी, 1 से छोटी यानी कि 0 से शुरू होती है, 0 से कम है, एक सॉरी 0 से थोड़ी यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, ठीक है, तो वे शून्य जो दशमलव के दाहिनी ओर हो परंतु प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हो। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, जैसे ये देखिए 1 से छोटी संख्या है क्योंकि दशमलव के पहले तो 0 है। अगर यहाँ 2 होता तो 1 से बड़ी हो जाती, अगर यहाँ 3 होता तो भी 1 से बड़ी हो जाती, अगर यहाँ 1 होता तो 1 से बड़ी होती। इसको ध्यान से, इस संख्या को ध्यान से देखना है। तो अब यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के पहले, दशमलव के, ये दशमलव आपका है, दशमलव का ये क्या हो गया? राइट साइड, राइट साइड में ये शून्य है, ठीक है, और ये आपका अशून्य है। जो 2 है ये कैसा अंक है? अशून्य अंक है। तो अशून्य अंक के बाईं ओर है ये 0, दशमलव के दाहिनी ओर है यानी राइट साइड है, ठीक है। दशमलव के राइट साइड और अशून्य अंक के लेफ्ट साइड। तो ये 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। ऐसे 0 जो दशमलव के पहले सिर्फ 0 है और दशमलव के तुरंत बाद 0 है। अगर यहाँ 1 लिखा होता तो ये दोनों 0 सार्थक होते, परंतु दशमलव के पहले यहाँ पर क्या है? शून्य, 0 है, तो दशमलव के तुरंत बाद के जो दोनों 0 हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। इस तरह से इस पूरी संख्या में, ये जो पूरी संख्या है इसमें केवल कितने सार्थक अंक है? 4, 1 1 2 3 एंड 4। तो ये जो पूरी संख्या है इसमें केवल कितने सार्थक अंक है? 4, ठीक है। कितने सार्थक अंक हुए? 4, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाहिनी ओर हो परंतु प्रथम अशून्य अंक, यहाँ पर प्रथम अशून्य अंक मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इसको, यहाँ प्रथम अशून्य अंक कौन सा है? 2, तो प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हो, सार्थक अंक नहीं होते। उदाहरण 0.002304 में कितने सार्थक अंक है? 4। इसी तरह से आप टेबल पे ध्यान दे दीजिए, 0.04 में 0.04 में, यहाँ 0.04 में यहाँ दशमलव के पहले 0 है, इसमें कितने सार्थक अंक है? 1। दशमलव के पहले 0 है, 0 0, ये सार्थक नहीं होंगे दोनों। कितने सार्थक अंक हुए? 1 एंड 2, ओनली 2। 0.00203 में कितने सार्थक अंक हुए? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? 2 अशून्यों के बीच का शून्य सार्थक है। 1 2 3 ये तीनों सार्थक नहीं है, परंतु
ये सार्थक अंकों में ये वाला जो शून्य है ये सार्थक अंकों में काउंट हो रहा है, ये वाला जो शून्य है ये सार्थक अंकों में काउंट होगा। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हुए, 1 2 3 यानी कि 3। इसी प्रकार से यहाँ 0.0 ये दोनों अंक, ये दोनों शून्य सार्थक नहीं है, परंतु ये 4 अशून्य है और 2 भी अशून्य है, तो 4 0 0 ये दोनों शून्य सार्थक में काउंट हो रहे हैं, 1 2 3 4। इस तरह से यहाँ कितने सार्थक अंक हुए, 4। कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा और यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, जहां पर पहले यदि कोई संख्या एक से छोटी है तो वे शून्य लिखा है, एक की जगह पहले यहाँ पर 0 लिखा हुआ था, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फोर्थ कहाँ गया, 4। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, ये अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं है, ध्यान दीजिए। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, जैसे 126 मीटर, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें कितने सार्थक अंक हुए, 3। अब इसी मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदल दें, जैसे कि सेंटीमीटर में बदलोगे 100 का गुणा कर दोगे तो 126 0 0 12,600 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम शून्य सार्थक नहीं होते, यानी कि इन दोनों को सार्थक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, अभी भी कितने सार्थक अंक रहे, 3। अब इसी को अगर मिलीमीटर में बदल दिया जाए तो 10 को गुणा और कर देंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 का गुणा और कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,26,000 मिलीमीटर। तो ये तीनों अंक, ये जो तीनों शून्य है, इस नियम के अनुसार चूंकि संख्या में दशमलव नहीं है, इसलिए ये अंतिम शून्य जो होते हैं, मेरे ख्याल से आपको अंतिम शब्द दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है। तो ये जो शून्य है 3, ये सार्थक अंकों में काउंट नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार से फिफ्थ है आपका, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो के अंतिम शून्य सार्थक होते हैं। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो के अंतिम शून्य सार्थक होते हैं, यानी कि 0 पॉइंट, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, 0.00 ये तो नियमानुसार सार्थक नहीं है, परंतु चूंकि ये दशमलव की संख्या है तो इसके जो अंतिम शून्य है ये और ये दोनों, ये सार्थक अंकों में काउंट हो रहे हैं नियमानुसार। तो 2300 इसमें कितने, ये तो काउंट होंगे नहीं, क्योंकि पहले नियम के अनुसार इन दोनों को, इन तीनों शून्यों को सार्थक में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन इन दोनों शून्यों को सार्थक में काउंट किया जाएगा इस नियम के अनुसार। 1 2 3 4 कितने अंक हो गए, 4। ठीक है, अब जो नियम आप पढ़ने जा रहे हो उसको ध्यान से, नियम नंबर 6। किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। जैसे किसी मापन में, जैसे L इज इक्वल्स टू आपका 40.23 सेंटीमीटर में सार्थक अंक कितने हैं, 4, क्योंकि ये वाला शून्य में आएगा, क्योंकि आपका ये भी अशून्य है और ये भी अशून्य है। तो 40.23 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। ये कह रहे हैं किसी भी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से, यानी कि अगर हम इस सेंटीमीटर को मीटर में अथवा मिलीमीटर में बदल दें तो भी सार्थक अंक 4 ही रहेंगे। ठीक है, इसको आप नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे कर दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी पूर्ण नहीं हुआ है ये। जैसे आपका L है, L इज इक्वल्स टू 40.23 सेंटीमीटर था पॉइंट नंबर 6 में। तो अभी देखिए मात्रक में बदल दूंगी, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या आ गया, मीटर। मीटर कैसे किया,
सेंटीमीटर में 100 से भाग दे दिया, मीटर बन गया। तो ये पॉइंट खिसक गया, पहले जो पॉइंट यहाँ पर था वो पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, दशमलव यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन तब भी इसमें सार्थक अंक कितने रहेंगे? 4। 1 2 3 4। इसी को इसमें चेंज किया है, देखिए मिलीमीटर में। सेंटीमीटर को, ये सेंटीमीटर था, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम 10 का गुणा कर देंगे, दशमलव किधर खिसक जाएगा? राइट साइड में। तो 402.3 मिलीमीटर हो गया। सार्थक अंक इसमें भी कितने हैं? 4। अब इसको माइक्रोमीटर में बदल देंगे। माइक्रोमीटर में बदलेंगे, 10 की घात 6 का गुणा करेंगे मीटर में। ठीक है, ये आ गया 4,02,300 माइक्रोमीटर। बस यहाँ पर क्या है, अगर हम ये वाला नियम अपनाते हैं कि जिस संख्या में दशमलव नहीं है, दशमलव ना होने पर यहाँ कंफ्यूजन हो गया। देखिए यहाँ पे भी 4 सार्थक अंक है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, मात्रक बदल दिया है। मात्रक बदलने पर भी इस संख्या में दशमलव नहीं है। दशमलव ना होने पर कोई भी संख्या के अंतिम शून्य सार्थक अंकों में नहीं आते हैं। इस आधार पर भी इस संख्या में कितने अंक हुए? 4 सार्थक अंक। तो चाहे कोई भी मापित राशि हो, मापित राशि का मात्रक चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित अर्थात ना बदलने वाली होती है, जो बदलती नहीं है। अब आ जाओ पूरे चैप्टर, पूरे टॉपिक में जो भ्रम है वो क्या है? भ्रम मतलब भ्रांति। भ्रांति और भ्रम हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे कंफ्यूजन। कहाँ पर होता है? तो कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, ये ध्यान देने वाली बात। मान लिया किसी वस्तु की लंबाई किसी उपकरण द्वारा 5.700 मीटर प्रेक्षित की गई, अर्थात नापी गई या देखी गई। ठीक है, तो प्रेक्षित का अर्थ है देखी गई या नापी गई। चूंकि ये दशमलव संख्या है तो इस नियम से इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि जो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव होता है उसके अंतिम 0 जो होते हैं उनको सार्थक अंकों में काउंट किया जाता है। ठीक, तो इस नियम के आधार पर इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है? 4। पर अगर हम इसे मिलीमीटर में बदल दें, ध्यान दीजिएगा 5.700 मीटर को हम मिलीमीटर में बदल रहे हैं, तो हम 1000 से गुणा कर देंगे। जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ बीच वाला दशमलव हटेगा 1000 से गुणा करने पर, और यहाँ पर ये 2 0 बिना दशमलव की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5700 मिलीमीटर। लेकिन अब ये चूंकि बिना दशमलव की संख्या है तो यहाँ पे एक भ्रम आ गया। जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है उस संख्या के अंतिम 0 को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर अब भ्रम आ गया। अब जब भ्रम आ गया तो उसका उपाय भी है। तो बिना दशमलव की संख्या बनने पर यह भ्रम होता है कि इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक है। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मात्रक बदल जाने पर भी सार्थक अंक नहीं बदलते। तो भ्रम से बचने का उपाय, हमारे साइंटिस्ट और हमारे यहाँ विद्वानों की कमी नहीं, तो भ्रम से बचने का उपाय भी उन्होंने बताया। क्या उपाय है भाई? भ्रम से बचने का उपाय है कि प्रत्येक माप को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाए, दशमलव लगा रहने दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, हम बिना दशमलव को इधर उधर किए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है 100 का भाग दे दो, और 100 को, 1000 को, 10,000 को, सबको 10 की घात के रूप में व्यक्त कर दो। ध्यान दो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5.700 मीटर था हमारे पास। यहाँ पर इस दशमलव की संख्या है, इसके अनुसार यहाँ पर कितने अंक हैं सार्थक अंक? 1 2 3 4, क्योंकि दशमलव वाली संख्या में अंतिम 0 भी काउंट होंगे, तो कितने सार्थक अंक हो गए? 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम मीटर को मिलीमीटर सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, हम 10 का गुणा कर देंगे, सॉरी 100 का गुणा कर देंगे। तो 5.700 को ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दिया, और किसका गुणा कर दिया? 100 का। 10 की घात 2 को ही तो 100 कहते हैं, 10 to the power 6 को ही 100 बोलेंगे। तो 10 to the power 2 को ही 100 बोलेंगे। 10 to the power 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, गुणा कर दिया और सेंटीमीटर लिख दिया।
इसको परिवर्तित नहीं किया, इसका स्वरूप परिवर्तित नहीं किया। अगले में 5.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे तो 10⁻³ का गुणा करते हैं, तो 10⁻³ का गुणा कर दिया और मिलीमीटर रख दिया। इस संख्या को अपरिवर्तित रखा 5.700 को। अगला अगर हम माइक्रोमीटर में बदलना चाहते हैं मीटर को, तो 5.700 इंटू 10⁻6 लिख दिया माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर में बदल गया। इस संख्या को अपरिवर्तित रखा, इसको यहाँ अपरिवर्तित रखा। तो इस आधार पर जो कि 10 की घात के रूप में जब आप लिखते हैं तो 10 की घात में आप सार्थक अंकों को काउंट नहीं करते। ये जो स्वरूप है 5.700 ये अपरिवर्तित रहा, यानी कि नहीं बदला, इसलिए यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4 ही रही। तो 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर सभी नियमों का पालन भी हो रहा है। तो उपाय क्या है कि हम मात्रक अगर परिवर्तित कर रहे हैं और 10 का, 100 का, 1000 का 10⁻6 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसके संख्या के मूल स्वरूप को, सॉरी कटिंग हो रही है यहाँ पर, लेकिन कटिंग नहीं है, मूल स्वरूप को बिना बदले हम सिर्फ पावर्स का मल्टीप्लाई करें। 10, 100, 1000 यानी 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, जितना भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मात्रक को बदलने के लिए, उसका मल्टीप्लीकेशन हम करें, लेकिन मूल स्वरूप को संख्या के ना बदले। जैसे कि 5.700 को हम 5.700 ही रहने दें। ठीक है, तो बस आज इतने ही नियम थे आपके, इन्हीं को आपको पढ़ना था। आज की समाप्त होती है सभा। बस थोड़ा सा बीच में छूट गया है, उसको थोड़ा और पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर छोड़ा था मैंने कि ये इसमें सार्थक 5, इसमें कितने सार्थक अंक हुए अकॉर्डिंग टू द रूल की, जो दशमलव की संख्या नहीं है उसके जो अंतिम शून्य है उनमें उनको काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर 2 ही रहे ना, तो इस तथ्य को और समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे L इज इक्वल टू 5.700 मीटर का अर्थ क्या, इसका अर्थ होता है कि दशमलव के बाद के 3 अंकों तक इसको नापा गया है, इसको ऐसे उपकरण से नापा गया है इस संख्या को जो आपका 0.001 मीटर तक का मेजरमेंट करती है, यानी कि आपके दशमलव के बाद 3 अंकों तक का मापन करती है। तो 0.001 मीटर का अर्थ क्या होता है? अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये जो संख्या है ये भिन्नात्मक रूप क्या होगा इसका, 1/1000, यानी कि ये 1 मीटर के कितने भाग कर रही, 1000। तो इस ये जो माप है आपकी 5 पॉइंट ये जो माप है आपकी 5.700, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, 3 डिजिट्स हैं। ये जो 3 डिजिट्स हैं ये बता रहे हैं कि इसको ऐसे उपकरण से नापा गया है जिसमें कि दशमलव के बाद 3 अंकों तक आप नाप सकते हो, यानी कि ये इतना परिशुद्ध उपकरण है कि जो 1 मीटर के 1000वें भाग तक की माप आपको देता है। तो 0.123 यानी 0.001 मीटर तक ये नाप सकता है। तो 0.1 मीटर, सॉरी 0.001 मीटर का अर्थ है 1/1000 मीटर, यानी 1 मीटर को 1 मीटर के 1000वें हिस्से को भी ये उपकरण नाप सकता है, जिससे आपने इस लेंथ को नापा है। तो एक तरह से की जो शुद्धता का पैमाना है वो कितना है उपकरण की शुद्धता का, 1 मीटर का 1000वें भाग को शुद्धता पूर्वक माप सकता है। अतः इस माप में अंतिम दोनों शून्य सार्थक अंक हैं। अतः 5.700 मीटर या 5700 मिलीमीटर में कुल सार्थक अंकों की संख्या 4 ही रही।
और ये तो बीच में छूट गया था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। उपाय वही है कि किसी भी संख्या में आपको कंफ्यूजन ना हो, किसी भी माप को माप किसी भी राशि की माप को सार्थक अंक निकालने के लिए, माप में सार्थक अंकों का निर्धारण करने के लिए आपको उसमें उसको 10 की घात के रूप में व्यक्त कर लेना चाहिए, ताकि आपको भ्रम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको ऐसे कर दे रही हूँ ताकि यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स बना सकें। ठीक है, आज के लिए ध्यान से इतना काफी है। अगला है सार्थक अंकों के लिए जोड़, घटाना, गुणा और भाग।